का क्या है, जो लोग गलतियां करने से डरते हैं ना, वो कभी गलतियों को सुधार नहीं सकते, क्योंकि आवाज आ रही है? हाँ भाई। यस, बताइए, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था कुछ समझ आया था? कोई डाउट है? अगर कुछ हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स, और कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या, काइनेमेटिक्स इधर स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड फिजिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिखा दिया? नहीं नहीं, वो गड़बड़ हो गई होगी। और काइनेमेटिक्स सर का दिखा रहा है? नहीं नहीं, वो स्विच हो, अच्छा, कुछ सफल हो गया होगा, मैं बोल देता हूँ उनको। चलिए नोट्स निकालिए फटाफट। बैच का नाम क्या है आपके? यस, उस दिन हम लोगों ने सीखा था कि दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और लास्ट ऑपरेशन जो है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, जनाब, वेक्टर्स का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक है स्केलर प्रोडक्ट, और एक है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, इनके एक और नाम होते हैं। ठीक है, स्केलर को लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन इनके नाम के पीछे तो लॉजिक होता है ना? जैसे आप लोगों के नाम के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं होता है ना। अब किसी का नाम संस्कार है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा संस्कारी हो। होता ऐसा हो सकता है कि सुबह उठते सबसे पहले गाली निकलती है ना? लेकिन यहां पर जो नाम है उसके पीछे क्या है, लॉजिक है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि जब आप दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हो, जिसे मैं डॉट प्रोडक्ट भी कह सकता हूं, तो उसमें जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है ना, वो स्केलर बन जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी क्वांटिटी बनेगी वो हमेशा वेक्टर ही बनेगी। ए प्लस बी वेक्टर इज सी वेक्टर, ठीक है। लेकिन ए डॉट बी जो बनेगा ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे कि मैं बात करूं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो आप लोगों ने आई होप फॉर्मूला तो याद होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट होता है ना? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उन दोनों का डॉट कर देते हैं तो तीसरी क्वांटिटी बनती है वर्क, और वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा हो सकता है कि दो क्वांटिटी का डॉट करके
आपको जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो हमेशा ही क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी। क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी। वेक्टर प्रोडक्ट, इस केस में दो वेक्टर का क्रॉस करने पर तीसरा जो मिलता है वो भी वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, इसमें क्रॉस से दिखाते हैं और इसमें कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट या क्रॉस पड़ गया। तो एक एक करके फटाफट से डिस्कस करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको आगे काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है और कई जगह यूज होंगी। शायद ही ऐसा कोई चैप्टर होगा जिनमें इन दोनों का यूज ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे जब आप सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट का बहुत यूज आता है। आई होप एनी वन ऑफ यू अगर आपने सुना हो टॉर्क, क्या टॉर्क, टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जब आप क्रॉस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर हमें पढ़ाया जा रहा है तो तभी पढ़ाया जा रहा है जब इसका क्या होगा, यूज होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस जबरदस्ती ज्ञान दिया जा रहा है कि भर लो। तो आ जाइए स्केलर प्रोडक्ट की बात करता हूं। स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर आप दो वेक्टर का डॉट कर रहे हैं लाइक दिस, ए डॉट बी, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, ए बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी जो है वो वेक्टर ए और बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सच कहूं तो शुरू होने से पहले ये टॉपिक खत्म हो चुका है, क्योंकि अब इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। अब जो भी चर्चा होगी वो इस फॉर्मूले की इर्द गिर्द होती रहेगी कि ऐसा हो जाए तो कैसा होगा और कैसा हो जाए तो ऐसा होगा। लेकिन ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर इस फॉर्मूले का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। कौन सा इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब तुम सोच रहे हो कि जे का होता है, जे तो पहली बार सुने। फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है मेरे दोस्त कि एक्चुअली में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बताना चाह रहा है आपको, ये बताना चाह रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर and this is theta, this is what, theta. If I will ask you the component of b along the a, then you will say that this is what, b cos theta. This is the component of a b vector along the a vector. ठीक, तो यहां पे जब लिखा ना ए बी कॉस थीटा, तो आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो आप ये कह सकते हैं ये जो b cos थीटा है ना, ये b वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो किसके अलोंग है, a के अलोंग है। तो मैं यहां पर इसे ऐसे भी लिख सकता हूं a इंटू बी पैरेलल। अरे बोलो यस और नो। अब देखिएगा इसी चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख दूं a cos थीटा इंटू b। If someone will ask you what is a cos theta, then you will say that a cos theta is the component of a along the b। बोलो yes और no। तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पैरेलल इंटू b। सर ये सब की क्या जरूरत है, आगे जाकर के ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिसमें एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग क्या है उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे आगे जाकर के आप जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक टेंजेंशियल और दूसरा रेडियल। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के अलोंग है, और नॉर्मल वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वहां पे इस तरह के टूल्स का आगे यूज पड़ेगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये सब। अब देखना दो चीजों का अगर आपने डॉट किया है तो ए और बी क्या है जनाब, यहां पर ए और बी मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दोस्त क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, आपका खून भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या अगर हम दो चीजों का डॉट कर रहे हैं तो क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, आ सकती है। मेरी बातों पे ध्यान मत देना, मैं तो बीच बीच में सरकास्टिक मारता रहूंगा, ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तुम अपने दिमाग से काम करो। किससे काम करो, दिमाग से। मैं तो बस इसलिए मारता हूँ सरकास्टिक कि बस मुझे ये पता चले कि तुम्हारा दिल मन दिमाग सब कुछ यहाँ है या नहीं, ठीक है। तो मैं बीच बीच में गलत स्टेटमेंट बोलूंगा और तुम अगर एक्टिव हो तो तुरंत क्या करोगे, तुम उसे सही करोगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये थोड़ी है कि जयकारे लग रहे हैं इधर आज पे पॉजिटिव,
चुनावी सम्मेलन थोड़ी चल रहा है कि बस जो बोल दिया जाए उस पर बस बोल दो। जो मैं बोलूं वो गलत भी होगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि हाँ देखो ये पॉजिटिव होगा, ऐसे लगेगा हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो जानबूझ के बोल रहा हूँ जिससे तुम्हारी अलर्टनेस यहाँ पे रहे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ए और बी ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स ये पूरा डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। क्या नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्त, क्योंकि यहां पे आपने देखा होगा कि आगे जो टर्म लिखा है वो क्या है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्यूट हुआ, क्या हुआ? क्यूट। क्यूट या एक्यूट? एक्यूट हुआ। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां पर ये कहूं केस नंबर 1 कि अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 है, लेस देन क्या है 90, देन आई एम 100% श्योर कि इस केस में ए डॉट बी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा मेरे दोस्त। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू? थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज के केस में ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if theta is 90 तो डेफिनेटली ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट है दोस्त वो क्या होगा? जीरो। ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ना मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पता भी नहीं चलता सवालों में, लेकिन यूज हो जाता है। क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका हमेशा डॉट क्या आएगा? जीरो। तो कभी भी आपको ये बोला जाए ना ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो बताओ ये क्या होगा, वो क्या होगा? तो सबसे पहला थॉट जो आपको क्लिक करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? दो वेक्टर्स के डॉट को क्या कर दिया जाए? जीरो कर दिया जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। और दोस्त मैंने उस दिन बताया था कि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। बोलो यस और नो। अगर आप एक ब्लॉक को नीचे लेकर के आ रहे हैं और मैंने कहा कि बताइए ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, तो आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उस ब्लॉक को नीचे लेकर के आ रहे हैं तो फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो एंगल है जीरो। एंगल क्या है? जीरो। जब आप उस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं तो फोर्स नीचे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एंगल 180। तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। देखिए स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो देखिएगा ध्यान से यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि बेटा तुम्हारे विचार क्या है, मैंने कहा किस बारे में? आई डॉट आई, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। क्या आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू 1 होगी? नहीं समझ में आया तो चुपचाप से आई कैप का मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, बट थीटा इज जीरो, थीटा इज जीरो और कॉस जीरो जीरो नहीं होता मेरे दोस्त, क्या होता है? 1 होता है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1। इसी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं आई कैप का डॉट माइनस आई कैप के साथ करूं, जे कैप का डॉट माइनस जे कैप के साथ करूं, या फिर के कैप का डॉट माइनस के कैप के साथ करूं, तो ये वैल्यू -1 होगी। समझदार लग रहे हैं? सारी चीजें फटाफट बताता जा रहा हूं इसी उम्मीद में कि आपको समझ आ रहा होगा। क्या ये वैल्यू 0 होगी? जब भी किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट होगा जनाब वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आई कैप का डॉट जे कैप के साथ कर दो, जे कैप का के कैप, किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को पकड़ के अगर डॉट करोगे तो वैल्यू क्या होगी? 0। बहुत ही बढ़िया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा दोस्त, अगर आप ए का बी के साथ डॉट कर दें या बी का ए के साथ डॉट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब क्या है? सेम। इसी को पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब है ए को बी को ए बना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर आप ए का मान लीजिए कभी बी प्लस सी के साथ डॉट करने जा रहे हैं दोस्त, तो सिंपल सा जैसा बचपन में किया करते थे
पहले ए का डॉट किससे कर देंगे, बी से, फिर उसके बाद ए का डॉट किससे कर देंगे, सी से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। इसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, है तो बहुत मामूली सी बात, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर आपने ए वेक्टर का डॉट ए के साथ किया तो ये सिंपली मॉड ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और थीटा क्या हो गया, 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो कई बार क्या होगा, ए डॉट ए को मैं ए स्क्वायर लिख दूंगा, तो तुम में से कुछ लोग चिल्लाने लगेंगे कि सर कॉस गायब कर दिया, कॉस गायब कर दिया। वो गायब नहीं किया है, वो 1 है, इसलिए तुम्हें चमक नहीं रहा है। तो कभी भी दो वेक्टर्स का इस तरीके से डॉट करके मेरे दोस्त क्या ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा, कई बार क्या होता है कि जो वेक्टर्स हैं वो हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए। मान लीजिए जनाब ए वेक्टर की वैल्यू आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिस इज द वेक्टर ए। कौन सा वेक्टर है मेरे दोस्त, ए वेक्टर। मैं बात करूं अगर बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। मान लीजिए कोई भी वेक्टर दिया हो, तो आप उस वेक्टर को तोड़ करके इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब देखना, अगर आपसे कोई बोले कि जनाब आपके विचार क्या है ए डॉट बी के बारे में, तो मैं बता देता हूं, इसको आप क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये समझ आया कैसे लिखा गया, क्योंकि जब आप डॉट करेंगे जनाब, तो आई का जे के साथ और आई का के के साथ क्या हो जाएगा, 0। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करिए, y को y के साथ और z को z के साथ, और मस्त रहिए। बोलो क्लियर है, फटाफट नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्त।
नोट किया गया भाई? तो देखो, दो चीजों का डॉट जब करते जा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, और उसी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आराम से देखिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिएगा, वैसे लिमिटेड वर्जन है, बचा के रखिए। देखिए मैंने ध्यान से, चमक रहा है कुछ, क्या लिखा है? अरे बोलो यस और नो, क्लियर है? ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, क्योंकि यहां से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मुझे पूछा जाए कभी भी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर मैं ऐसे लिखूंगा, ax bx प्लस ay vy प्लस az bz, और डिवाइड में क्या आएगा दोस्त, ए बी, और ए बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बोलो यस और नो? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या लिख दिया भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? नहीं समझ में आए तो रोक दीजिएगा। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर समझ रहे हैं तो याद अपने आप ही हो चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर जनाब आपको कोई भी दो वेक्टर दिए गए और जब भी एंगल पूछा जाए तो हमेशा मदद लीजिएगा डॉट की। किसकी मदद लीजिएगा? डॉट की। जैसे कि मैं आपको एक जीता जाता एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि ए वेक्टर बराबर है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और आपका जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर वो आपको दिया गया 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। कितने अच्छे लोग हैं, दो वेक्टर्स को कंपोनेंट में लिख करके खुद ही बता दिया। नाउ दे आर आस्किंग यू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्या करना होगा बताइए जल्दी, आपको समझ में आ रहा है? अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो cos थीटा बराबर a डॉट बी, कौन सा बी? a डॉट बी। तो a और b वेक्टर का डॉट करिए, 2 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 2। जरा चेक करिए सब कुछ सही लिख रहा हूं क्या? चेक करते रहेगा, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है बचपन से, ठीक, मजाक कर रहा था, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, और जरा बी वेक्टर को देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। तो 12 6 18 प्लस 2 20, कितना दोस्त? 20। तो ये हो गया 20, और नीचे क्या आ गया? 21। तो थीटा की वैल्यू यहां से आएगी आपकी cos इनवर्स ऑफ 20 ऊपर बटे 21। दिस इज द वे टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर हो गया हो तो ठीक है, अगला सवाल लिखना स्टार्ट कर देना। ये दो वेक्टर्स दिए गए और ये बोला है कि जो ए है, ए वो बी के परपेंडिकुलर है। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए। 3 and -1।
क्या लग रहा है? हो गया? थोड़ा सा सोचिए क्या करना चाहिए। ये बोला गया कि जो ए है ना वो बी के परपेंडिकुलर है। ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा गया कि यहां पर ये अननोन जो है ना उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी बोला जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दिमाग में सबसे पहले जब घंटी बजेगी तो यही क्लिक करेगा कि इनका डॉट करके क्या कर दो? जीरो। बीच बीच में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब कोई चैप्टर चल रहा होता है तब कोई तकलीफ नहीं आती। जब ये चैप्टर चल रहा है, टॉपिक क्या डला है? डॉट प्रोडक्ट। तो तुमको पता है कि सवाल भी किसके कराऊंगा? डॉट के कराऊंगा। चाहे समझ में आए या नहीं आए तुम चुपचाप से डॉट तो कर ही दोगे, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि वेक्टर का वो चल रहा है और मैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन दे दूं तो अभी तकलीफ नहीं आती, ज्यादा नहीं आएगी अभी। अभी तुम्हें लगेगा बढ़िया चल रहा है। तकलीफ पता है कब आती है? चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर शुरू, ऐसे कुछ महीने बाद 3-4 चैप्टर खत्म, फिर एकदम से तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो 30 सेकंड बाद तो ये समझ में आएगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब वहां दिक्कत जब होती है कि जब पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसे में बीच बीच में आपको हिंट दूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले ये सोचना, उन चीजों पे ज्यादा वर्क करना, ठीक है? तो क्योंकि अगर आपको ये पता ही चल जाए कि ये करने से आंसर आ जाएगा तो वो तो तुम कर ही लोगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फर्स्ट स्टेप ही होता है कि सर क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाते हैं सर, कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें वो बता दूं कि बेटा इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा, तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे। और हमारी जो एनर्जी है ना वो बस फॉर्मूले लगाने में चली जाती है दोस्त। हमारा फोकस वही रहता है कि सर कौन से फॉर्मूले से आंसर आएगा, सर क्या कर दूं। मुद्दा ये है ही नहीं, वो तो सेकंड स्टेप है। वो तो क्या है? सेकंड स्टेप है। वो तो एक 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कर देगा। उसको मैं बता दूं कि बेटा ये फॉर्मूला है और इसमें वैल्यू पुट कर आंसर आ जाएगा, वो भी कर देगा वो काम। स्टेप नंबर 1 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला लगाने से आंसर आएगा। कि सर आपको कैसे पता चला कि मोमेंटम कंजर्व करना है? आपको कैसे पता चला कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है? ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा? कभी भी कोई भी क्वेश्चन कराऊं तो आप ये मत देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आप ये डायरेक्शन में सोचिएगा कि सर आपको कैसे हिंट किया कि यहां पर ये करने से आंसर आएगा। अगर इस तरीके से फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे तो फिजिक्स बहुत आसान है। क्योंकि फिजिक्स में बस यही चैलेंज है कि सर हम क्वेश्चन पढ़ के ये समझ ही नहीं पाते कि कब कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने बोला ए बी के परपेंडिकुलर है, कुछ और सोचना ही नहीं है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों का डॉट क्या होगा? जीरो। बस बात खत्म, डॉट कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं जब आप ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी? माइनस के 2a माइनस 3 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक। इसके दो रूट्स आते हैं, रियल रूट्स आते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस मुझे याद है क्योंकि अभी भाई ने बताया था। एक रूट आता है 3 और एक रूट क्या आता है? -1। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो a की वैल्यूज है वो 3 और -1 दोनों हो सकती है। 3 है तो भी डॉट 0 आएगा और -1 है तो भी डॉट 0 आएगा। खत्म हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। फाइव ए प्लस प्लस है माइनस है, यस प्लस 2b इज इक्वल टू p वेक्टर। ये एक वेक्टर है। इसी तरीके से जो अगला वेक्टर दिया गया है वो अगला वेक्टर है आपका 3a माइनस 4b। दिस इज अ क्यू वेक्टर। ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है। आगे क्वेश्चन लिखिएगा। इफ द p वेक्टर
is perpendicular to the q vector, if the p vector is perpendicular to the q vector, and a and b are unit vector, and a and b are unit vector, a and b are unit vector, then find the angle between a and b vector. Find the angle between a and b vector. हो गया क्या? क्या आ रहा है? 60 डिग्री। और बताइए, कुछ वहां से आवाज आ रही थी कुछ? 2/3, 2/7 क्या आ रही थी बताइए? अच्छा, cos इनवर्स 1/2 इज करेक्ट। क्या करें? ब्लैंक हो गए? नहीं समझ पा रहे हैं? क्या करना चाहिए? क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। क्या बोला है? घूम गए हो या बह रहे हो? क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन में क्या बोला है? P एंड Q आर परपेंडिकुलर। क्या समझ आएगा एक गरीब आदमी को इसको देख के? मतलब कुछ भी हवा नहीं लग रही तो सबसे पहले तो यही समझ में आएगा ना कि यार परपेंडिकुलर का मतलब इनका डॉट क्या होना चाहिए? 0। तो बस बढ़ो उस डायरेक्शन में, देखेंगे आगे क्या होगा। पता तो मुझे भी नहीं है कुछ। 5a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का डॉट 3a माइनस 4b वेक्टर के साथ करके इसको 0 करना होगा। इसको एक्सपेंड करें। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 5a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अभी बताया था क्या होगा? ए स्क्वायर। 5a का माइनस 4b के साथ दोस्त कर दीजिए। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना? 20। लेकिन ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरीके से आप इसका इसके साथ करेंगे, क्या बनेगा? 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका इसके साथ करेंगे, क्या बनेगा? माइनस 8b स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए दोस्त? 0। सोच के बताएगा, फटाफट बताइएगा। ए और बी यूनिट वेक्टर है, ऐसा सवाल कह रहा है। अरे कह रहा है ना भाई, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड 1। तो क्या यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट कर दूं? लेकिन पॉइंट याद रखिएगा, जब आप ए डॉट बी को खोलेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा। लेकिन मेरे दोस्त ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। तो यहां पर शायद आप समझ पा रहे हो देख करके, शायद थोड़ा बहुत अगर आपको चमक रहा हो तो आप यहां पर बोलेंगे 15 माइनस 20 कॉस थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट? 0 0 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए मेरे दोस्त। अब क्या मेरी शकल देख रहे हैं आप? 15 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा? 7 बराबर कितना है? 14 कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 7/14, जो कि 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? दोबारा बताऊं क्या किया है? देखो आराम से, बताने लायक नहीं है कुछ भी। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, डॉट करके चुपचाप से वैल्यू को क्या कर दिया है? 0। बस बात खत्म।
क्या दोस्त? हाँ, हाँ, तो जब थीटा की वैल्यू 90 है तो सीधे जीरो नहीं लिख सकता। हाँ, तो डॉट ही जीरो किया है। दिस इज अ पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर किसके होता? बताओ जल्दी बताओ। पी क्यू कॉस थीटा एंड थीटा इज व्हाट? 90 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90? जीरो। जीरो कर दिया। यहाँ बीच में डॉट लगा हुआ है। ये पी और क्यू तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। डन, आगे बढ़ू। चलिए, फाइंड rectangular components find rectangular components of a vector along and perpendicular to b vector। हेडिंग पे मत जाइएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो ज्यादा खास कुछ समझ आएगा नहीं। अगले 2 मिनट थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, जहां नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी। आपसे बोला जा रहा है दोस्त कि कोई एक ए वेक्टर दिया गया है, उसका कंपोनेंट बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करोगे। मतलब जैसे कि कहना वो ये चाह रहा है कि सपोज दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। आपसे बोले ए का वो कंपोनेंट बताइए जो बी के अलोंग होगा। पढ़े लिखे लोग हैं अगर, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए कॉस थीटा। बोलिए यस और नो। तो मैं यहां पे कहूंगा ए का वो कंपोनेंट जो बी के पैरेलल है, उसको मैंने ऐसे लिखा ए पैरेलल, और ए पैरेलल की वैल्यू क्या लिखूंगा? ए कॉस थीटा। बोलो यस और नो। लेकिन एक बात बताइएगा, जो ए कॉस थीटा है उसका डायरेक्शन क्या बी के अलोंग है? अरे बोलो यस और नो। अभी मैंने जब यहां पे ए कॉस थीटा लिखा है तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, ये तो सिर्फ क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताया। इस ए कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर। लेकिन कोई कहे कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, मतलब किसी ने कहा कि दोस्त ये बताओ ये क्या होगा। अगर ऊपर एरो लगा दिया तो इसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मुझे उसके इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैं लिखूंगा, देखो ए कॉस थीटा हो गया आपका क्या? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन है? बी, तो इसको पहना दो टोपी। अगर ये मान लो आई कैप होता तो यहाँ आई कैप लिखते, अरे यस और नो। लेकिन अभी ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो मैंने बी को पहना दी टोपी। पहले ये बताओ, ये किसी को समझ आया क्या? बस खत्म हो गया, कुछ नहीं, खत्म। बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लोग कैसे लिख लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ए कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, दिस इज ए कॉस थीटा। किसी को हवा लगी क्या कैसे लिखा है ये? नहीं लगी तो ध्यान से देखना, बुद्धि चलाते रहिएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मेरे दोस्त समझ आया क्या? यहां से अगर इधर बी को नीचे सरका दो सटक, तो क्या बनेगा दोस्त? ए बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बराबर, सॉरी मुझे बी कॉस थीटा चाहिए तो नीचे लिखूंगा बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिखूंगा? ए कॉस थीटा। क्या ये कॉस थीटा को पढ़े लिखे लोग थोड़ा स्टाइल मारते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो यार। तो मैंने क्या किया, ए कॉस थीटा को ये लिख दिया, और बी बगल में कौन था? बी कैप। बी कैप कैसे लिखा जाता है जल्दी बताइए? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। डन। तो यहां पे बी इंटू बी, ये हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर। तो आप इसी चीज को थोड़ा और फर्दर बढ़े तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
This is a way to write down the component of A vector along the B vector. ठीक है सर, याद कर लूं? नहीं नहीं, याद मत करो, समझो। याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अभी कहां पे ए आ रहा है, कहां पे बी आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो अगर तुमने रट्टा मार लिया, तो रट्टा मारने में दोस्त क्या होगा, कल ऐसा भी सवाल आ सकता है कि बी का कंपोनेंट ए के अलोंग पूछा जाए। भाई कौन ए है कौन बी है वो तो तुम्हें पता ही नहीं, तो पता चले कि फॉर्मूला ये वाला याद कर रखा था। तो इसीलिए फॉर्मूला याद ना करके ये देखो कि मैंने क्या किया। इस रिजल्ट को समझो, ये तो तुम अपने आप लॉजिक से लिख दोगे, क्योंकि अगर तुम्हें ये याद है ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, तो ए कॉस थीटा को लिखने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब बी कैप के बारे में बच्चे को भी पता है कि बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। इसे बताओ, पढ़ करके बताओ, इसको पढ़ के बताओ, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, बोलो। ए वेक्टर क्या, ए वेक्टर आगे क्या, along B vector, yes, component of A vector, component of A vector along B vector। बोलो क्लियर है? अगर मैं उसी तरीके से आपसे पूछता B पैरेलल, तो B पैरेलल का मतलब बताइए क्या हुआ? B का वो कंपोनेंट जो A के पैरेलल है। तो बताइए ये फॉर्मूला क्या बनता? जो A है उसको B बना दीजिए, जो B है उसे A बना। अगर आप B का कंपोनेंट A के अलोंग निकाल रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय B की जगह नीचे क्या आएगा? A स्क्वायर, और यहां भी क्या आएगा? A वेक्टर। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप A का कंपोनेंट B के अलोंग निकाल रहे हैं तो जिसके अलोंग निकाल रहे हैं ना वो वेक्टर डिवाइड होता है उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपने देखा होगा A को B, B को A बना दो, तो बताओ इसको क्या पढ़ोगे, जल्दी से फटाफट बताओ। कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर। बोलो मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? हवा लग रही है? ठीक है, आनंद लीजिए और देखिए जरा फटाफट। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये पढ़ के बताओ। ये ए का वो कंपोनेंट है जो बी के परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा अलोंग वाला है और साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला है। बोलो हाँ या ना? अगर आप लोगों ने ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है मेरे दोस्त, तो एक बात बताना, अगर इस वेक्टर का नाम मैंने रखा ए पैरेलल, क्या रखा? ए पैरेलल वेक्टर, और इस वाले का नाम रखा ए परपेंडिकुलर, तो अगर कोई आपसे पूछे परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं कैसे लिखता हूं। ए वेक्टर, इसको देखते रहिएगा, इसको देखो 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 देखो, ट्वी ट्वी ट्वी, ये क्या है? ये कितने ट्वी हैं? क्या लिखा है? ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है? तो हम ये कह सकते हैं ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर का क्या ये रिजल्टेंट है या नहीं है? तो हम यहां पर इस वेक्टर को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? पहली बार नहीं कर रहे हो, पहले भी किया हुआ है। इसकी बात करें टोटल वर्क डन की, तो टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या है? जो लोग गलतियां करने से डरते हैं ना, वो कभी गलतियों को सुधार नहीं सकते, क्योंकि किसी एक वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट करते थे। मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे 5 और एंगल दिया एक्स के साथ 37, तो आप उसे तोड़ के लिखते थे 4i कैप प्लस 3j कैप। क्या लिखते थे? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो वहां पे हम उनके कंपोनेंट एक्स और वाई के अलोंग लेते थे, यहाँ एक्स और वाई के अलोंग नहीं ले रहे, यहां पर बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर ले रहे हैं। बोलो यार, तो एक बात बताना, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको अगर पता है तो क्या यहां से ये आ जाएगा क्या? तो ए परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी निकालना हो दोस्त, तो आप चुपचाप से जो एक्चुअल वेक्टर है उसमें से ए पैरेलल वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ए पैरेलल ये लिखा हुआ है आपके सामने, मतलब आप ये कह सकते हैं ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर
into B vector। तो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी सवाल कराएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा अपने आप। लॉजिकल हर चीज को समझना है, रट्टा मत मारने लगना। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जो याद है उसी से काम हो जाएगा। बोलो डन। तो ये एक तरीका है कि आप किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी के अलोंग और किसी के परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ये बहुत आगे जाकर के यूज होगा ये टूल, तो इसलिए आपको पता होना क्या है, जरूरी है। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? समझ आ गया? आगे समझ आ गया? कौन सा? ये पूछो, ये बी के ए का बी के अलोंग निकाला तो अच्छा, इसमें बोल रहे हो कि वो वाला कंपोनेंट कैसा दिखेगा? ठीक है, तो उसमें ऐसा होगा कि यहां से आपको बी का कंपोनेंट निकालना है। किसका कंपोनेंट निकालना है? बी का। तो आप इसके हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे, ऐसे ही करते हो। ए का कंपोनेंट निकालना था, ए के हेड से बी पे क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। उसी तरीके से आप बी के हेड से ए पे क्या डाल दोगे? परपेंडिकुलर, मतलब ए वाली लाइन पर। तो ये जो है ये क्या दिखेगा तुम्हें? बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये रहा जो परपेंडिकुलर डाला है। नहीं आया अभी? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। नहीं हो तो भी ट्राई करते रहिएगा। 3i कैप प्लस 4j कैप ए वेक्टर है, ठीक। जो बी वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, एकदम एक्टिव रहिएगा। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along the b vector, b part component of b vector along the a vector, component of a vector perpendicular to b vector। चलिए समय आपका स्रो।
ऐसे लग रहे होंगे ना तीनों एक ही सवाल है, तीनों अलग अलग है, ये समझ में आया? आगे कि नहीं आया? एक जैसी लग रहे हैं, अलग है ना भाई? चलिए ठीक है, कम से कम ये तो समझ पा रहे हैं आप लोग। क्या लग रहा है इस जन्म में आंसर आ जाएगा? आ गया? तो बताओ, थोड़ा सा एक्टिव बनो ना, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहा करो, ठीक है? ओके ग्रेट, लेट्स सी, देखते हैं भाई आप लोगों ने क्या अप्रोच किया है। थोड़ा सा मुझे बताते रहिए, है ना, कि आप लोग सॉल्व कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ए आई कैप, sorry, a vector is like 3 I cap plus 4 j cap, and the b vector is like 2 I cap plus 2 j cap minus k cap। ठीक है, ये है। जैसे मैं ए पार्ट पर आता हूं, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग पूछा है, यही पूछा ना, मतलब ए पैरेलल वेक्टर पूछा गया। मैं ऐसे लिखता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और यहां पे आएगा बी वेक्टर। बोले यहां तक समझ आया? ठीक है, तो एक काम कर लिया करिए, इन सब चीजों में ना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि पहले जिन जिन चीजों की जरूरत है ना वो पहले निकाल के रख लो, है ना। स्मार्ट तरीका होता है, अदरवाइज क्या होगा, हलवा पकने लग जाएगा। ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी, निकाल लो पहले ही। ए डॉट बी बताओ यहां से क्या निकलो, 3 × 2 कितना, 6, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 14। दूसरा आप देख पा रहे हैं बी के मैग्नीट्यूड की जरूरत है, बी स्क्वायर का मतलब है बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जनाब इसका मैग्नीट्यूड क्या चमक रहा है आप लोगों को, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 आ गए। बस अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ चुका है आपका। यहाँ पे आएगा 14, नीचे आएगा 9, और इधर आएगा बी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 9 आएगा दोस्त। बी का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर तो 9, तो 2 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस के कैप। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग को चमक रहा है कि मैंने क्या लिखा है दोस्त। कितने लोगों का सही था? ओके नाइस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द ए। अरे बोलो यस और नो। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द ए का मतलब है मेरे दोस्त, यू हैव टू फाइंड द बी पैरेलल। क्या फाइंड करना है, बी पैरेलल। बोलो यस और नो। तो जब आप बी पैरेलल फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो उस केस में फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिखेंगे, ए डॉट बी, नीचे आएगा ए स्क्वायर, और बगल में क्या आएगा, ए वेक्टर। जिसके अलोंग कंपोनेंट निकाल लेना वही वेक्टर आता है इधर, ए डॉट बी, तो वही आपके सामने 14। लेकिन ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ए का मैग्नीट्यूड मेरे दोस्त 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। तो नीचे आएगा 25, नीचे क्या आएगा 25, और आगे क्या आएगा 3 I कैप प्लस 4 j कैप, एंड दिस इज अ बी पैरेलल। बोलो डन, ठीक है। सी पार्ट इधर ही कर देते हैं। क्या पूछा था, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ये कैसे निकाला है? ए वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर देंगे, काम चल जाएगा। तो अगर अपन ने ए परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ए परपेंडिकुलर वेक्टर, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए वेक्टर जो कि आपको दिया है 3 I कैप प्लस 4 j कैप, उसमें से माइनस कर दीजिए आप ए के इस कंपोनेंट को, ये रहा ये रहा ये रहा। क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है, आंसर बताना चाहोगे फाइनल? हाँ दीदी बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर, -I कैप प्लस 8 j कैप प्लस 14/9 k कैप। 9 सिर्फ इसके नीचे आ रहा है, सबके नीचे आ रहा होगा। ये आंसर बताया गया है, कोई है जिसका मैच कर रहा हो? कैसे करेंगे आगे, 100 एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। ठीक है, तो ये 27 - 28, ये उल्टा लिखा हुआ है,
नहीं नहीं, ये तो सही है, 27 माइनस 28। नहीं, माइनस के आई कैप लिखा। आराम से देखो, ठंड रखो, काहे पगला रहे। 36 माइनस 28, सही तो लिखे हैं। अब देखो ये सब मत करवाओ यार, मतलब 36 प्लस 5, ये तो करो। एफ जे भी बताएं, 36 माइनस, डन। बोलो यस और नो। अब तुम्हें लग रहा होगा हाँ ठीक है सर बता दिया, क्या करूं इसका, करना कुछ भी नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। इन चीजों का आगे यूज आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज आएगा वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है, और उस वेलोसिटी वेक्टर की जो वैल्यू हमें दी गई है वो हमें दी गई है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और हमें एक्सेलरेशन वेक्टर दिया गया है। कौन सा वेक्टर? एक्सेलरेशन वेक्टर, और इसकी वैल्यू दी है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब आपसे मान लीजिए आगे जब आप काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपसे पूछा गया फाइंड ए पार्ट, क्या लिखा है ये? आपसे पूछा गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करिए, पहला पार्ट, और बी पार्ट जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। अब मैं आपको बता देता हूं, ये टर्म हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए नए हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, टेंजेंशियल है ना, टेंजेंट। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसका नाम क्या है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब आपसे ये सवाल ऐसे पूछा जाएगा आगे जाकर के, वहां कहीं लिखा नहीं होगा कि डॉट करने से ऐसे करने से आंसर आ जाएगा। अब आपको खुद सोचना होगा, लगाइए दिमाग थोड़ा बहुत जो भी है। हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ कि जैसे रिपीटर्स बैच में क्या होगा कि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, है ना। इसमें एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी होगी, वो कैटेगरी होगी कि सर मुझे ना कुछ चैप्टर ऑलरेडी पहले से आते हैं, मैंने इससे पहले भी पढ़ाई करी थी लेकिन बीच में छोड़ दी थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं, उनके क्लास नोट्स भी है मेरे पास। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्लास में आकर के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, है ना। मेरे पास क्लास नोट्स है ही, तो मैंने पढ़ा है सर, तो मैं खुद से कर लूंगा सर घर बैठ करके। सोच आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये आपका भ्रम है कि आपको लग रहा है कि आपको आता है। मुझे इतना लंबे समय से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और फिर भी आज भी हो सकता है ये वेक्टर मैं 70 या 80 बार पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, है ना। अलग अलग बैचेस में हर साल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 70 या 80 बार पढ़ा चुका हूँ दोस्त, है ना। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि हर चैप्टर पढ़ाते समय मुझे कई बार कुछ नए मेथड सीखने को मिलते हैं, कुछ नए तरीके पता चलते हैं। तो जब मैं 70-80 बार पढ़ा चुका हूँ वो चैप्टर, उसके बाद भी जब मैं 81 बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे दोस्त ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ सीखने को क्या है, बाकी है। तो तुमने तो दोस्त जीवन में एक बार पढ़ा था उस चैप्टर को, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें वो चैप्टर आता है? तो ये गलत फहमी बहुत लोगों के साथ होगी, ठीक है। सर मुझे आता है, इसकी क्लास छोड़ देता हूँ, ये घर पर खुद से कर लूंगा। इन सब चक्करों में मत पड़ना दोस्त, ठीक है। अगर आता ही है तो यू शुड प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस 2024। उसकी क्लासेस 3rd फ्लोर पर चल रही है, 306 में, आपको वहां बैठना चाहिए, ठीक है, अगर आप इतने ही धुरंधर हैं तो, ठीक है। तो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करिए, ये मान करके पढ़िए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आप t बराबर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये भूख है ना कि मुझे अभी बहुत सीखना है, मुझे बहुत कम आता है,
तभी वो सीख पाएगा। जिस दिन उसको ये लगने लगा कि मुझे तो बहुत आता है, मेरे को तो ये भी आता है, उस दिन उसके सीखने की जो ताकत है, उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज है ना, वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये मुझे आता है, वो आता है, इसके नोट्स हैं, ये मेरे पास है, इसके शॉर्ट नोट्स हैं, ये है वो है। पढ़ो चुपचाप से, ठीक है। आता है तो भी क्लास में आके बैठो, हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तो वेक्टर चल रहा है, तो वेक्टर में तो इतना कुछ खास नया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर क्लास में, उस पूरी क्लास में मैं 4 या 5 ऐसी बातें तो बता जाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में तुमने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। ठीक, और सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कर सकते। लेकिन इफ यू आर टारगेटिंग अ गुड फिगर 98, 99, 99.5 अब परसेंटाइल, तो वो फिगर तो ऐसे क्रॉस नहीं होता। उसके लिए यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको हर जगह अपना परफेक्शन शो करना पड़ेगा। एक गलती भी आपको हजारों रैंक पीछे फेंक देगी, तो उसमें तो जीरो टॉलरेंस है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत जिएगा कि ये मैं खुद से कर लूंगा, ये मैं वहां से कर लूंगा, यहां से कर लूंगा। बताइए आंसर आया क्या इसका? देखो यार, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है ए पैरेलल, और नॉर्मल का मतलब होता है ए परपेंडिकुलर। इसके आगे की कहानी मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ये बात पता है तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो ये लिखा हुआ है। यस और नो? अगर कोई मुझसे कहे ए पैरेलल वेक्टर मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, तो मैं लिखूंगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट करिए, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करिए, और बगल में बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो यस नो? मेरे दोस्त एक बात बताना, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। समझ में आ रहा है? देख लो आराम से, ये और कर लो, बी डॉट ए डॉट करो, कितना आएगा? 6 इंटू 2 12, ये कितना आएगा? 6, और ये कितना आएगा? 2। कितना आ रहा है ये? 20। तो ए डॉट बी की वैल्यू 20 अपॉन बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर का मतलब किसका? 49। कितना हो गया? 49। बोलो यस और नो? और आगे आएगा बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या लिखूंगा मेरे दोस्त? 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बोलो दोबारा रिपीट करूं? समझ में आया? ओके नाइस। हम मूव टू द नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा नॉर्मल एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। तो अगर आपसे नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन में से इस वाले कंपोनेंट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। मतलब ए में से ए पैरेलल वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मुझे लगता है आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ए वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 20/49, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बताइए, अरे बोलो, यही लिखा था क्या? क्लियर है? आगे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे? ठीक है, यहीं पे छोड़ रहा हूं इसको तुम्हारे लिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये टूल काफी ज्यादा यूज होता है आगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक और चीज बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ये क्या है सर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे बताइए? है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, तुम जैसे लोग क्या बोलेंगे इस बात को? अगर कोई तुमसे 6वीं क्लास का बच्चा पूछ ले कि भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, तो तुम ये डायलॉग मार के आ जाओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दो लगाएगा इधर से और उधर से। आप कहोगे कि एक्सेलरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज करता है। अरे बोलो यस और नो? अगर किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं कहूंगा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है दोस्तों, या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करके। तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है वो चेंज करता है मैग्नीट्यूड। क्या चेंज करता है? मैग्नीट्यूड।
और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो किसको चेंज करता है? डायरेक्शन को। मतलब ये है मेरे दोस्त, जैसे कि मान लीजिए ये रहा आपका वेलोसिटी वेक्टर और ये रहा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर, तो आप ये कहेंगे इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं। जब किसी इंसान पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं तो उन जिम्मेदारियों को बांट देते हैं। मतलब सर एक्सेलरेशन इस समय वेलोसिटी को चेंज करेगा, लेकिन वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज करो, अरे बोलो यस और नो, या फिर मेरे दोस्त मैग्नीट्यूड चेंज करो। तो एक्सेलरेशन का ये वाला जो कंपोनेंट है जिसको आप ए पैरेलल कर रहे हैं, ये इसकी लेंथ को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? लेंथ को। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपको डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इसीलिए कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा हो मेरे दोस्त, तो आप ये मत समझिएगा कि वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग। हाँ, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नॉट द एक्सेलरेशन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along the velocity vector। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। अगर मैंने ये कहा कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अरे बोलो यस और नो। ठीक है, फोर्स से हम थोड़ा समझ पाते हैं, फोर्स से हमें थोड़ी एक बेहतर फील आती है। ठीक है, अब हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पार्टिकल जो इधर जा रहा है उस पर फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इस पार्टिकल को इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो यस और नो। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, तो हम कहेंगे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर होती है। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सुनते रहिए, सुनिए। कौन सा पॉइंट? बिल्कुल, दोबारा सुनिएगा। मैंने ये कहा, आपने शायद न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा, F बराबर ma। तो मैं ये कहूंगा जब मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स इज अ कॉज एंड द एक्सेलरेशन इज अ इफेक्ट। बोलो यस और नो। जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं तो उस फोर्स की वजह से बॉडी के पास क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। तो अगर आप मुझसे यहां पे ये सवाल पूछते हैं कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो मैं कहूंगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। अरे बोलो यस और नो। क्लियर है ये बात? तो अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं एक पार्टिकल को इधर खींच रहा हूं, तो जब मैं इधर खींच रहा हूं तो उसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसकी स्पीड को चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? स्पीड को। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में ही हो। कुछ लोगों को लगता है कि अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे कैसे हो गया, या एक्सेलरेशन ऊपर कैसे हो गया। ये सब फालतू की बातें होती हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये रहा टावर, मैंने यहां से एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी। ठीक है, तुम छत पे खड़े हो, छत पे से एक पत्थर उठा के फेंक दिया। ठीक, अब क्या होगा इस पत्थर के साथ? बताओ क्या होगा? ये ऐसे जाएगा और नीचे आ जाएगा। अरे यस और नो। इतनी तेज नहीं फेंका है कि एक्स के स्पीड से ज्यादा दे दिए, इंतजार करते रहे कि वापस लौट के आएगा, चला गया चंद्रमा पे। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स एस्केप स्पीड से तो डेफिनेटली स्पीड क्या है? कम। ये एस्केप एस्केप जानते हो? ठीक है, नहीं जानते तो याद रखना, कुछ बढ़िया बात बताई थी। ठीक है, तो ऐसे फेंका पत्थर को तो ऐसे नीचे आ रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो मैं अगर पूछूं इस बेटा इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तुम कहोगे इधर होगी, टेंजेंशियल टू पाथ, टेंजेंशियल टू पाथ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी? इधर होगी। अबे जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन है वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन किसका है? वेलोसिटी का। लेकिन अगर मैं आपसे इस दौरान ये पूछूं कि जनाब ये बताइए कि उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो लोग पता है ऐसे सोचते हैं वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपको किसको देखना है? फोर्स। फोर्स किधर है?
वाई के अलोंग, किसके अलोंग, वाई के अलोंग। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, चाहे ये ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का है। धरती माँ ही फोर्स लगा रही है और कोई भी लगा रहा है और कोई नहीं लगा रहा। एयर रेजिस्टेंस वगैरह को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट। तो इस दौरान हमेशा इसका एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे की तरफ ही होगा, इस तरीके से। नहीं आया समझ? तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो क्या ये वेलोसिटी के अलोंग है क्या? ना। क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? ना। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, और तभी तो आप देख पा रहे हैं पाथ ऐसे है। बोलो यस और नो? ठीक है। तो याद रखना, ये मत कभी कंफ्यूज होना कि सर क्या ऐसा हो सकता है वेलोसिटी इधर हो एक्सेलरेशन इधर हो? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं। लास्ट आर्टिकल जो है, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए और बी, अगर आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस करने जा रहे हैं, ठीक, तो इसको कैसे लिखा जाता है? ए बी साइन थीटा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन को लिखते हैं एन कैप। सर ये एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर किसी ना किसी प्लेन में होंगे, तो जो ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी, लेकिन जो नई वेक्टर क्वांटिटी बनी है इन दोनों के क्रॉस करने से, उसका जनाब ये है मैग्नीट्यूड। बोलो क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है। अब सवाल ये उठता है कि सर परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन होते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि ये रहा आपका ए वेक्टर और आपने कहा कि ये रहा आपका बी वेक्टर, और इन दो वेक्टर के बीच का ये रहा एंगल 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 एंगल। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ए और बी इस प्लेन में है। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर ए क्रॉस बी किस प्लेन में होगा? मैंने कहा परपेंडिकुलर। लेकिन दोस्त परपेंडिकुलर तो ये भी है और परपेंडिकुलर ये भी है। अरे बोलो यस और नो? तो फिर सर कौन सा वाला लूं, जेवाओ या जेवाओ? कैसे डिसाइड करोगे बे? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको क्या सिखाता है? सुनिएगा ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि पहले वाले वेक्टर को देखिए, पहला कौन है? ए या बी? ए वेक्टर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखिए, और जो दूसरा वाला वेक्टर है उस डायरेक्शन में क्या करिए? कर्ल करिए। तो जब यूं कर्ल कर रहे होंगे तो थंब जो है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा। बोले यस और नो? तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वही डायरेक्शन होगा किसका? ए क्रॉस बी का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ही आएगा। अब मान लीजिए आपने ऐसे रख दी और आप कर्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहे, तो जबरदस्ती मत करिएगा, यार तोड़ दो साला, सर ने बोला कर्ल कर दो। दिमाग लगाइए, नहीं हो पा रही तो हाथ को पलट लीजिए। क्या कर लीजिए? पलट लीजिए। ठीक है। इवन अगर आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है तो भी आपको राइट हैंड रूल ही यूज करना है। मतलब आपके हिसाब से रूल नहीं है सर, मैं तो लेफ्ट हैंड। अब ऑब्वियस ही बात है, इसमें गड़बड़ कहां होती है मैं बता देता हूं। जो राइट हैंडेड होते हैं वो राइट से तो हाथ में पेन है, वो पेन चला रहे हैं, और कहीं एकदम से डायरेक्शन की जरूरत पड़ी तो लेफ्ट राइट गया तेल लेने, जो हाथ खाली है उसी का यूज कर लो। तो यहां पे बोला राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड में तो पेन था, तो आलस तो आलस तो भरा हुआ था, तो एकदम से लेफ्ट हैंड चला दिया। पेन रखिए और राइट हैंड ही चलाइए। ठीक है।
थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। अगला क्लास किसका है? डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। बोलो यस और नो। तो देखिएगा ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं नहीं होते। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहला वाला कौन है और दूसरा वाला कौन है, ठीक है? क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। जैसे कि ए क्रॉस बी अभी आपने देखा आउटसाइड द प्लेन था, तो बी क्रॉस ए कहां होता? इनसाइड द प्लेन होता। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दिस इज अ स्टेटमेंट। क्या बोला? रिपीट करो। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वहां पर ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि कल अगर मैं आपसे कहूं टॉर्क लिखिए, तो जब आप टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस। यहां ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले आर आएगा बाद में एफ आएगा। अपने हिसाब से नहीं चलेगा कि 2 इंटू 3 3 इंटू 2 तो सेम ही होता है, स्कूल में मैडम ने तो यही सिखाया होता। ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहां पर जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो ऑर्डर भी मैटर करता है। दूसरा एक और पॉइंट, मान लीजिए आपको ए का क्रॉस करना है, इसके साथ बी प्लस सी के साथ, तो सिंपल सा उसी ऑर्डर में चलें जो पहले लिखा हुआ है। ए का पहले क्रॉस किसके साथ करें? बी के साथ। फिर ए का पहले क्रॉस किसके साथ करें? सी के साथ। ऑर्डर आगे पीछे नहीं होना चाहिए जनाब, नहीं तो आंसर गलत आएगा। बोलो क्लियर है? मान लीजिए आपको बोला जाए ए का क्रॉस करना है, ये तो बता ही दिया, सॉरी। हाँ, तीसरा पॉइंट, अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए, दो वेक्टर क्या हुए? पैरेलल, तो उनके बीच का एंगल बताइए क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल हुए तो क्या होगा? 180 डिग्री। शायद आपको पता हो साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0। बोलो यस और नो। तो याद रखिएगा, कभी भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तो हमेशा उनका क्रॉस क्या आएगा मेरे दोस्त? 0 आएगा। ये कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या फिर थीटा की वैल्यू क्या हो? 180। 0 होने का मतलब है जनाब पैरेलल है, और 180 का मतलब है एंटी पैरेलल। उसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या? आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू 1 या 0? आर यू श्योर? ग्रेट। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत दोस्तों? ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, ना मुझसे ना अपने आप से। जीवन अच्छा चलेगा। जहां ज्यादा उम्मीद होंगी वहीं तकलीफ होगी, ठीक है? ये मान करके चलिए कि जितना पढ़ाया जाएगा उसमें से 40-50% समझ में आ जाएगा तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। परफेक्शन तो वैसे भी कभी इंसान का आया ही नहीं। जब मैं तुम्हारी वाली उम्र में था, आज भले कितनी भी स्टाइल मार लूं, जब जेई की मैं खुद तैयारी कर रहा था, कई बार तो ऐसा होता था भाई, क्लास में सन्नाटा छाया रहता था। पता चला जो टॉपिक शुरू किया, पहला ही टॉपिक समझ नहीं आया, और आगे जितने भी सवाल कराए वो पूरे पहले टॉपिक से क्या है? कनेक्टेड है। पूरी क्लास सन्नाटे में निकल गई। अब क्या करें? रोना नहीं है घर जा करके, या फोन नहीं करना कि मुझे घर आना है, ठीक है ना? हमारे टाइम में तो ऐसा था कि भाई बोल भी नहीं सकते थे। गलती से पिताजी से बोल दें कि घर जाना है, लात मुंह से पड़े सो अलग, ठीक है? तो उस समय तो माहौल भी थोड़ा टाइट ही रहता था, संघर्ष करना ही है, यही ऑप्शन था और कोई नहीं था। तो तुम्हारे पास भी वही ऑप्शन है, भले लात मुंह से पढ़े या नहीं पढ़े। कोई चीज नहीं समझ आए, ट्रस्ट में घर जाइए, पेन उठाइए, नोट्स को दोबारा खोलिए, और जो स्टेटमेंट आपको पढ़ाया गया है उस स्टेटमेंट को दोबारा देखिए, 1-2 बार देखिए, लिख करके देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब मेरे साथ 50 to 60% कॉन्सेप्ट में यही होता था, ठीक है?
और ऐसा हर सब्जेक्ट में होगा, किसी दिन बहुत अच्छा जाएगा, किसी दिन थोड़ा खराब जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप घर जाकर के कितना सिंसियरली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए क्लास में सारी चीजें 100% आ जाए। देखो क्लास में एक मोमेंट होगा, एक स्पीड होगी, मैं उसी स्पीड पे चलूंगा। अब तुम में हर किसी की फ्रीक्वेंसी सेम तो होगी नहीं, कोई बहुत क्विक रिस्पॉन्स करेगा, कोई हौले हौले करेगा, और कोई करेगा ही नहीं। ठीक है, अब बीइंग अ टीचर मैं किसको देखूं? तो मैं किसी को देखता ही नहीं, क्योंकि अगर देखूंगा तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है वो कहेगा यार नींद आ रही है, बताओ कितना स्लो पढ़ा रहा है। और जैसे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है वो कह रहा पता नहीं क्या चल रहा है। मैं क्या देखता ही नहीं है ना। मैंने अपनी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है और ऐसी कर रखी है कि सबको भला होगा, है ना। जिसकी बहुत हाई है उसका भी होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है उसका भी होगा। मतलब मीडियोकर फ्रीक्वेंसी है, मतलब ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, एक मीडियोकर चल रहा हूं। ठीक है, तो 100% समझ आ जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ट्रस्ट मी, घर जाके पेन उठा करके चलाइए, दोबारा से उन इक्वेशंस को लिखिए। मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आपके 30 to 40% डाउट तो ऑन द स्पॉट वहीं क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। यूट्यूब पे जाके सर्च मत करने लग जाइएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, 50 वीडियो मिल जाएंगे, बैठ के देखते रहना। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप, यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि आई कैप क्रॉस जे कैप पता है क्या होता है, के कैप, और जे कैप क्रॉस, एक मिनट कॉमा लगा दो, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या होता है, जे कैप। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे लिखा है, सर तो याद करके आया है। लॉजिक है, आई से जे की तरफ जब आप जाएंगे तो आई क्रॉस जे करेंगे तो थंब कहां आएगा, बाहर, और बाहर का डायरेक्शन क्या है, के कैप। बोलो यस और नो। लेकिन यार ये सब याद थोड़ी ना रहेगा कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस ए, बार बार हाथ थोड़े चलाते रहेंगे, इतने भी ढलुआ थोड़ी है। तो यहां पर तुम लोगों को याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताया मेरे दोस्तों। यहां लिखो आई, कौन आई, कोई नहीं आई बेटा। यहां जे और यहां के, ये साइकिल बना लो, आई जे की एक साइकिल बन गई। अरे बोलो यस और नो। आई क्रॉस जे के, अरे बोलो हाँ या ना। जे क्रॉस के आई, अगर साइकिल में क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस, बस काम हो गया, डन। तो यही करना है। किसी ने कहा भाई साहब के क्रॉस जे माइनस आई, किसी ने कहा के क्रॉस आई जे, तुम जो बोलो उस तरीके से कर देंगे। तुमको जे क्रॉस आई माइनस के, क्लॉकवाइज चलोगे तो दोस्त मेरे पॉजिटिव ले लेना, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या ले लेना, नेगेटिव। बस बात खत्म, बोलो डन। नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें। क्या बेटा, जीरो या 180 में तो ये जीरो ही हो जाएगा ना, जीरो ही हो गया। जीरो का मतलब नल वेक्टर हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर मैंने ए क्रॉस बी बराबर, इसको ऐसे लिखना चाहिए पता है पढ़े लिखे लोगों को, जीरो वेक्टर। क्या लिखना चाहिए, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। और नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। चलिए काफी है, ज्यादा लोड मत लो, मस्त रहिए, आनंद लीजिए। कल से स्टार्ट करेंगे आगे का सफर। कल से हो सकता है रूम भी चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि कल जो एक बैच आ रहा है 23rd से, उसकी मर्जिंग होगी इसी के साथ। ठीक है, तो ये हो सकता है रूम नंबर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए मॉड्यूल में वो जो शुरुआत में स्केलर दिया हो और वेक्टर, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार।
क्या है, जो लोग गलतियां करने से डरते हैं ना, वो कभी गलतियों को सुधार नहीं सकते, क्योंकि